महाराष्ट्र के रुझानों में भाजपा गठबंधन को बहुमत, सिंधे बोले सीएम तीनों पार्टियां मिलकर करेंगी तय। फडणवीस ने कहा एक है तो सेफ है। झारखंड के रुझानों में इंडिया गठबंधन बहुमत पार, 41 का बहुमत और 51 सीटों पर बढ़त। पार्टी महासचिव बोले लोग बांटने आए थे, कट गए। वायनाड में प्रियंका को 4 लाख प्लस वोट की बढ़त, राहुल 3.64 लाख वोट से जीते थे। एमपी में कांग्रेस से भाजपा में आए वन मंत्री हारे। उपचुनाव के नतीजे का जश्न मनाएगी बीजेपी, दोपहर 3:30 बजे तक पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे सीएम योगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी शाम 7 बजे पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजों पर करेंगे चर्चा। और 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र, विपक्ष को 10 साल में पहली बार सबसे ज्यादा आक्रामक होने का मिला मुद्दा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, जय जनादेश। मैं मनोज मानस स्वागत करता हूं आपका। उपचुनाव नतीजे के बाद सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया जनता के अटूट विश्वास की मुहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सभी वोटरों का आभार। सीएम योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। जनता के अटूट विश्वास की मुहर है। मुख्यमंत्री के द्वारा यह बात कही गई। सभी वोटरों का आभार, मुख्यमंत्री ने यह बात कही। तो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस नारे के साथ मुख्यमंत्री ने नतीजों के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उपचुनाव नतीजे के बाद सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। आपको बता दें, जनता के अटूट विश्वास पर मुहर है ये। सभी वोटरों का आभार। मुख्यमंत्री ने एक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। अपने चिर परिचित अंदाज में अपने चुनावी नारे के साथ उन्होंने अपने संबोधन को दिया है। जनता के अटूट विश्वास की ये मुहर है। सीएम योगी ने एक्स पर ट्वीट के माध्यम से ये प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा एनडीए की विजय, आदरणीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये शानदार विजय है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर, जहां आज शाम बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजों पर चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव के नतीजों पर भी पीएम चर्चा करेंगे। यह अहम खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से यह अहम खबर, आज शाम बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों पर भी प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हर चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मुख्यालय जाते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो महाराष्ट्र में प्रचंड विजय के बाद अब शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों पर चर्चा करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां उपचुनाव के नतीजे पर जश्न मनाएगी बीजेपी। आपको बता दें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। उपचुनाव के नतीजे पर जश्न मनाएगी बीजेपी। तो उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। उपचुनाव के नतीजों पर अब जश्न मनाएगी बीजेपी। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। साथ ही भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब जश्न मनाएगी।
तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत मिलती नजर आई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अकेले अपने दम पर लगभग 130 सीटों पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें 130 सीटों पर बीजेपी लगभग आगे चल रही है। इसके अलावा 225 से 230 सीटों पर महायुति गठबंधन आगे चल रहा है। तो प्रचंड जीत के साथ महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन, महायुति गठबंधन ने आगाज किया है। इसके अलावा झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन था उसको विजय मिलती नजर आ रही है और रुझानों में साफ स्पष्ट बहुमत कांग्रेस और जेएमएम को मिलता नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 सीटों पर हुए मतदान में 7 और 2 का रेशियो नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और लगभग 7 सीटों पर विजय सुनिश्चित करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर करहल और सीसामऊ सीटों पर आगे चल रही है और इन सीटों पर सीसामऊ सीट फिलहाल सपा जीत चुकी है और करहल सीट भी समाजवादी पार्टी ने जीती है। तो 2 सीटों में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है, जबकि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। कानपुर की सीसामऊ सीट की अगर बात करें, हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका के पास जाएंगे और सारिका से समझेंगे सीसामऊ में प्रचंड जीत सपा ने दर्ज की है। सारिका। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में लगभग 28 सालों से यहाँ पर विपक्षी का राज रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट से दूर रही है। 22 साल बाद एक बार फिर से सोलंकी परिवार में ने विधायकी का जो ताज है वो अपने घर पे लाया है, क्योंकि 8,629 वोटों से जो उनकी बहू है सोलंकी जी की और उसके साथ साथ पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी जो सपा से प्रत्याशी रही है नसीम सोलंकी, उन्होंने जीत दर्ज करी है। और आज जो है सीसामऊ विधानसभा का जो विधायक का ताज है वो नसीम सोलंकी के सर पर सज चुका है। काफी मशक्कत करी गई है, काफी संघर्ष किया गया है। कई बयान हुए थे और कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े को लेकर और फर्जी वोटिंग को लेकर सवाल भी उठाए गए थे। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद जो है कानपुर की जो सीसामऊ विधानसभा सीट है, जो हॉट सीट बोली जाती थी, काफी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रही है। दोनों राजनीतिक दलों ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया था और जोर लगाने के बाद आज जब नतीजे आए हैं तो उससे ये क्लियर हो गया है कि इस सोलंकी परिवार को ही ये सीट मिलनी थी और यही परिणाम भी रहा है कि तीसरा विधायक जो रहा है वो सोलंकी परिवार का सामने आया है। नसीम सोलंकी एक बार फिर 2.5 साल के लिए विधायक चुनी गई हैं। सीसामऊ की विधायक जो है नसीम सोलंकी बन गई हैं। और हालांकि जिस तरीके से रुझान आए थे 20 राउंड में वोटिंग का जो मतगणना हो रही थी उसके रुझान आने शुरू हो गए थे और पहले राउंड से ही निश्चित रूप से सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीसामऊ की जो सीट है वो भी अभी भी बीजेपी के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, उपचुनाव का जश्न मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव के नतीजों पर अब जश्न मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। लगभग 3:30 बजे प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे, उपचुनाव के नतीजों पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाएगी। आपको बता दें 9 सीटों में हुए चुनाव में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तैयारियां की जा रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर लगभग 3:30 बजे मुख्यमंत्री भी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मिली विजय के लिए अब जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री के भी यहां पहुंचने की संभावना है और वो यहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी जश्न मनाएगी। आपको बता दें ये बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा था और इस सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो
पूरी तरीके से सफल होती नजर आई है। 9 सीटों में 7 सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने की है और अब इस बड़ी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश मुख्यालय से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहां मौजूद हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के भी यहां आने पहुंचने की संभावना है। तो लखनऊ से अहम खबर, उपचुनाव के नतीजों पर जश्न मनाएगी बीजेपी। उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। तो उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे अलग अलग विधानसभाओं से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास पहुंचेंगे और जानेंगे कि वहां पर जीत का जश्न जो है जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से मना रही है। अनिल मीणा हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं, मधुर दरबारी संवाददाता प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, संवाददाता अमन सिंह अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही मोहम्मद नजर संवाददाता मुरादाबाद, शारिका गुप्ता कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चंद्रजीत सिंह संवाददाता मैनपुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मीणा आपके पास आएंगे। अलीगढ़ में जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर दोनों पार्टियां लगा रही थी इस विधानसभा सीट के लिए, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है और समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। यहां पर कैसी रही यहां की जीत? जी देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पे साख लगी हुई थी। लगातार जिस तरह से जो बीजेपी का कब्जा पहले से ही दबदबा इस पर बीजेपी बना हुआ है खैर विधानसभा सीट पर, उसको लेकर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने 3 रैलियां जो की थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रैली का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जनता पर असर पड़ा है और उन्होंने जो लगातार मुख्यमंत्री हर जो रैली कर रहे थे जनसभा के माध्यम से, वो कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, तो उसको लेकर भी जनता में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर पड़ा है और जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी को एक बार फिर से उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने का मौका दिया है और लगातार देखा जा रहा है 38,251 वोटों से जो बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र जिले उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि उनके अगर और लोगों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा था, तो इस जीत को लेकर जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी जो चारू हुसैन, उन्होंने अपनी जीत हार स्वीकार करते हुए कहा है कि जो हम लोगों पर समय कम रहा, हम जनता के पास नहीं पहुंच पाए और अगर हमें मौका मिले तो आगे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के क्षेत्र की जनता में काफी खुशी की लहर है और लगातार लोगों ने जय श्री राम और योगी मोदी नारे जिंदाबाद के नारे लगाए। लोग नाच रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी जीत है तो बड़ी खुशी भी भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अनिल आपके पास आते हैं, मधुर दरबारी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मधुर, आप प्रयागराज की ये सीट जो थी काफी अहम सीट थी, पूरे प्रदेश की इस सीट पर नजर थी और दोनों पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश इस सीट पर की, लेकिन आखिर बाजी भारतीय जनता पार्टी ने मारी है। मधुर जी जी जी, मैं आपको बता दूं मनोज की फूलपुर में एक बार फिर से कमल खिला है और साइकिल पंचर हो गई है। और मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं योगी जी के जो पूरी तरीके से पूरी कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने 2 बार यहाँ पे जो है जनसभा की और उसके अलावा डिप्टी जो दोनों डिप्टी सीएम पूरी एक तरीके से कहा सकता है भाजपा की पूरी ताकत उन्होंने यहाँ पे लोग थी वो पूरी तरीके से इसको लेकर के बहुत सीरियस रही और यहाँ पे उन्होंने तो उनको था कि किसी भी तरीके से कमल खिलना चाहिए और उन्होंने अपना, क्योंकि उनकी लॉ एंड ऑर्डर पहले भी अच्छी एक पोजीशन रही है, मेंटेन रहा है और इसके अलावा सबसे आज ज्यादा मैं बता दूं कि जो उन्होंने कटे का जो नारा दिया था वो बहुत काम कर रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक चेयरमैन यहाँ पे खड़े हुए हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं, वो बताएंगे किस तरीके से क्या वजह थी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ कमल खिलाने में कामयाब रही। जी, सबसे पहले तो अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन है? शिवा त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के हम ज्वाइनिंग कमेटी शहर प्रयागराज उत्तरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और कई बार पार्षद के पद को सुशोभित कर चुके। निश्चित रूप से मधुर, हम आपके पास आते हैं। हमारे संवाददाता मैनपुरी से चंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, अगर करहल सीट की बात की जाए, काफी अहम सीट थी ये, समाजवादी पार्टी की नाक की यहां पर लड़ाई थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी जोर आजमाइश की थी और मुलायम के परिवार, उनके सगे संबंधी को ही पार्टी से टिकट दिया गया और पूरी ताकत लगाई गई, लेकिन आखिरकार नतीजा वही हुआ, समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से करहल सीट पर कब्जा किया है।
चंद्रजीत अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, आपको बता दें 2002 में भाजपा ने जो सोवरन सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया था 2002 में, और वो सोवरन सिंह यादव विजयी हुए थे। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी पे करल सीट पर कब्जा रहा है। लेकिन 2022 में जो अखिलेश यादव लगभग 68,000 वोट से अधिक वोटों से जीते थे, और इसके बाद लगातार सपा के गढ़ में सपा का ही कब्जा रहा है। बहरहाल करैल में इस बार जो जीत हुई है, जो भाजपा प्रत्याशी अंजेश यादव है, जो सपा परिवार के ही रिश्तेदार हैं और फूफा जी रिश्ते में लगते हैं, उनको जो आज वोट मिले वो 89,530 मिले हैं। और वही जो सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव है, उनको 1,04,207 थे। लेकिन ये जीत का अंतर ज्यादा नहीं है, हालांकि वो जीते जरूर हैं, लेकिन रिश्तेदारी कहीं न कहीं काम आई है। और फिर एक बार विधानसभा करैल में सपा के गढ़ में फिर एक बार साइकिल चली है। जी निश्चित रूप से चंद्रजीत आप हमारे साथ बने रहिए। जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद सीट की अगर बात करें तो काफी अहम सीट थी ये, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर आजमाइश की। कई मंत्री यहां पर प्रसार करने पहुंचे और मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे, और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर बड़ी जीत हासिल की है। अनम्यूट करिए जयवीर। जयवीर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपको बता दें कि जो गाजियाबाद से विजेता है संजीव शर्मा, उन्होंने अभी यहाँ चुनाव आयोग का जो प्रमाण पत्र होता है वो प्रमाण पत्र लिया है, और पूरे काफिले के साथ अभी यहाँ से जो अनाज मंडी है यहाँ से अपना प्रमाण पत्र लेकर वो निकले हैं। और हालांकि इन्होंने, संजीव शर्मा ने भी कहा कि जो जीत है बड़ी जीत है, अब भारतीय जनता पार्टी इस जीत को जश्न के रूप में। जयवीर आपको रोकेंगे। इस बीच डिंपल यादव क्या कुछ कह रहे हैं अपने दर्शकों को सुना देते हैं। सबसे पहले तो पूरे संगठन को और कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के धन्यवाद देना चाहूंगी और बधाई भी देना चाहूंगी। मैडम, कितना चैलेंजिंग चुनाव था ये? साफ तौर पर नहीं है चैलेंजिंग, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं सभी विधानसभा सीटों के लिए चैलेंजिंग चुनाव इसीलिए था, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। जिस तरीके से मैडम बीजेपी ने अयोध्या का बदला करैल से लेने के लिए कहा था, कैसे समझती हैं? मैं समझती हूँ कि ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहाँ खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे, क्या माना जाए चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उस पे आ गई है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती हैं? हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती के साथ करैल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा। जी, वो इसीलिए कम रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम का वो कम रहा है। मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा लगातार कप्तान बीजेपी वाले खाली अफवाह फैलाने में माहिर हैं और जो
जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते ये लोग। तो जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित थी सीट मैडम, और वहाँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती हैं, पर ये हमेशा से भाजपा की जो है, ये इनका जो कैरेक्टर है, ये इसी तरह का है। शुक्रिया, थैंक यू। होगा आप सुन रहे थे जो साफ तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने 2 सीटों को जहां उन्हें जीत मिली है उसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। जयवीर मां भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयवीर, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अभी प्रमाण पत्र लेने के बाद संजीव शर्मा काफिले के साथ यहाँ से निकले हैं। हालांकि भारी पुलिस बल भी उनके साथ मौजूद था, लेकिन जिस तरह की जीत हुई है, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि जीत के प्रति वो पूरी तरह से आश्वस्त थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गाजियाबाद शहर सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है। एक बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ पर भाजपा का जो उम्मीदवार थे उनको हरा चुकी है, लेकिन भाजपा ने अपना इतिहास दोहराते हुए लगातार यहाँ पर जीत दर्ज की है। और जीत से जो उत्साहित कार्यकर्ता थे, अभी तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया कि जो कार्यकर्ता थे यहाँ नाच कूद रहे थे और जश्न मना रहे थे। जश्न मनाते हुए यहाँ से निकले हैं। भाजपा के जो विधायक हैं संजीव शर्मा, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास उनका पहली प्राथमिकता होगी। तमाम विकास कार्य जो अभी तक रुके हुए थे उन्हें पूरा कराना है। संजीव शर्मा ने कहा कि जो एक विधायक के 5 साल के कार्यकाल में कार्य होने चाहिए थे, उन्हें वह 2 साल में ही करके दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं अपने कार्यों को लेकर संजीव शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जो शहर के जो विकास कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, उनको कराएंगे। वहीं विजयनगर गाजियाबाद का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जिसको लेकर संजीव शर्मा ने कहा कि वो महानगर अध्यक्ष रहते हुए तमाम जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं और जो शहर की जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से संजीव शर्मा वाकिफ है। तो प्राथमिकता के आधार पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को यहाँ से समाधान कराया जाएगा। और उन्होंने एक बार फिर से कहा था कि जो 5 वर्ष के कार्यकाल में होने चाहिए थे वो सभी काम वो 2 साल जो बचा हुआ कार्यकाल है इसमें करेंगे और एक अच्छे विधायक की पहचान बनाने का काम करेंगे। जी, तो निश्चित रूप से जयवीर आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल जय जनादेश में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद जय जनादेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। आपको बता दें कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष उपचुनाव के बाद जीत के जश्न में शामिल होंगे, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता मोहम्मद नजर हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद नजर, मुरादाबाद की अगर सीट की बात करें तो काफी अहम सीट ये मानी जा रही थी और शुरुआत में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार इस सीट पर बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। पूरे दोनों पार्टियों ने जी जान से इस सीट पर कोशिश की थी जीत दर्ज करने की, लेकिन विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है। देखिए, बता दें 1993 के बाद समाजवादी पार्टी ने लगातार कब्जा कर रखा था। अब जाकर रामवीर जी को मौका मिला था, जहाँ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता द्वारा कई आरोप भी लगाए गए थे, प्रत्याशी द्वारा कई आरोप लगाए गए थे प्रशासन के ऊपर। मगर जब भी प्रशासन ने लगातार शांति व्यवस्था के साथ अपना चुनाव निपटाया, आज 30 से 31 साल बाद बीजेपी ने कब्जा करा है कुंदरकी विधानसभा पे। निश्चित रूप से मोहम्मद नजर, अगर कुंदरकी सीट की अगर बात की जाए, काफी अहम ये सीट थी और यहाँ का जो समीकरण था वो सपा के मुफीद नजर आ रहा था और लगातार ऐसे अंदेशा भी जताया जा रहा था, ऐसा समीकरण भी ऐसे सामने आ रहे थे कि समाजवादी पार्टी यहाँ जीत दर्ज करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट और उनका जो संगठन है, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव व्यवस्थित तरीके से लड़ा, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। देखिए, अगर बताएं समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक थे जिन्होंने लगातार लोगों को लोगों के लोगों ने परेशान करा, उसी तौर पे बीजेपी के जो रामवीर जी थे उन्होंने लगातार मुस्लिम समाज में जाकर अपनी अच्छी रूट बैन करी। हर रात में, दिन में, हर तरीके से हर समाज के साथ वो खड़े रहे। उसका नतीजा आज उन्हें नजर आया है, विधायक बन गए।
निश्चित रूप से मोहम्मद नजर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जयवीर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। तो कानपुर की अगर सीसामऊ सीट की अगर बात की जाए तो इरफान सोलंकी की जो पत्नी नसीम सोलंकी थी, उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। इस दौरान नसीम सोलंकी ने जो समाजवादी पार्टी के विधायक उनसे मुलाकात की है। दिखाते हैं आपको। नसीम सोलंकी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई क्या है? नहीं, सीसामऊ का यही व्यवहार रहा है हमेशा से। उसका मैंने कहा था सोलंकी ही सीसामऊ है, सीसामऊ मतलब सोलंकी है। सरकार को ये बात नहीं समझ में आ रही थी। सरकार ने दमन की हदें पार कर दी, इंसानियत की हदें पार कर दी। वो लाठी, वो डंडा, वो छापेमारी करी है, लेकिन जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र जनता से बड़े कुछ नहीं। और फिर एक बार सीसामऊ के लोगों ने साबित कर दिया कि वो सोलंकी से बेइंतहा प्यार करते हैं और फिर से सरकार के दमन को, अहंकार को हराने का काम किया है। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे जो विधायक जी ये फुटबॉल लिए, इनसे पूछेंगे फुटबॉल लेने क्या कारण है? ये फुटबॉल अहंकार का प्रतीक है, ये दम्भ का प्रतीक है। फुटबॉल पंचर हुई इस चुनाव में, इससे सरकारों को सबक मिलेगा कि लोकतंत्र डंडे के बल पे नहीं चलता, लोकतंत्र प्यार के बल पे चलता है। सर, क्या रहा है जीत का फॉर्मूला? वही जो जुड़ाव है लोगों के बीच। इन्होंने डराना चाहा, हमारे लोग छुपे रहे पर डरे नहीं, छुप के सीधे हमला किया है पोलिंग के दिन। और आपने देखा है किस प्रकार से वोटिंग हुई है। हम लोगों के, हमारे सब कार्यकर्ता जो बेचारे बहुत डराए गए, सबके ऊपर कार्रवाइयां हुई, पुलिस ने जेलों में बंद किया, मारा है, गालियां दी हैं, पैर तोड़े हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की हिम्मत को सलाम, जिन्होंने एक भी दिन भरोसे को डिगने नहीं दिया, कम नहीं होने दिया। बटोगे कटोगा एक नारा दिया गया, जो बांटेंगे वो कटेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी सपा विधायक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दमनकारी नीतियों के खिलाफ सपा ने जीत दर्ज करी है, एक अहंकार के खिलाफ जीत दर्ज करी। ये अपने हाथ में फुटबॉल भी लिए थे। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। उपचुनाव में सपा ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद राजा रामपाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, शासन और प्रशासन ने सारी हदें पार करके जिस तरह से इरफान सोलंकी विधायक को बाजबरिया मुकदमा लगाकर, बाजबरिया ट्रायल कराकर, राहुल गांधी की तरह उसे विधानसभा से बर्खास्त कराने का काम किया है। पूरी कानपुर की जनता में रोष था। सीसामऊ के लोगों ने प्रशासन की तानाशाही, शासन की तानाशाही को नकार करके नसीम सोलंकी को वोट देकर इरफान सोलंकी और सोलंकी परिवार में हुए अन्याय के खिलाफ जीत दर्ज कराने का काम किया है। हम सीसामऊ की जनता को ढेर सारी बधाई देते हैं। सर, क्या लग रहा है जीत का फॉर्मूला क्या रहा? जीत का फार्मूला पीडीए था। पीडीए पहले भी था, पीडीए आज भी है। और ये मोदी का, योगी का कटोगे तो बटोगे तो कटोगे का नारा को फेल करके माननीय अखिलेश यादव जी के जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उस पर मोहर लगाने का काम किया है। पीडीए की जीत हुई है। देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद राजा रामपाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्यमंत्री ने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, वो फ्लॉप हुआ है कहीं ना कहीं। और इस ऐतिहासिक जीत के लिए इन्होंने जो है जनता को धन्यवाद भी दिया। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। जो जीत हुई है, इस जीत को आप किस रूप में देखते हैं? ये जनता का प्यार है, हमारे कार्यप्रणाली है, हमारे कार्यक्रम तरीका है जो हम करते हैं। हमने किसी का भेदभाव नहीं किया और जो भी हमारे पास आया, अभी भी 2009 से 12 तक भी अभी भी काम को आते रहे, तो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, हमने उसका जो सही काम है उसको कराना प्रयास किया। इसका परिणाम है कि हमको इतनी अच्छी जीत मिल रही है। श्रेय किसे देते हैं? पूरा पब्लिक को देते हैं, जनता को देते हैं। जनता का प्यार है। और भाई चौधरी अजय सिंह को विश्वास था इनके मिथिलेश के ऊपर, और अब जयंत चौधरी को विश्वास है, इसीलिए हमें टिकट दिया। हम तो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन उनको लगा कि अच्छी प्रत्याशी हैं, उन्होंने बुलाकर टिकट दिया, उसके परिणाम में अच्छी जीत हम मिलेगी। जिस तरह असपा और एएमआईएम को वोट मिली, उसका
लगता है उसका आपको लाभ मिला है, सीधे सीधा वोट नहीं, और आप उठा के देखेंगे लड़कों, और वो दोनों भी उनमें जोड़ दें तभी हमारे बराबर वोट नहीं पाते हैं, वो जोड़ दिए हमें। वो तो हर प्रत्याशी लड़ता है, अपनी वोट पाता है, ये पाना भी चाहिए। तो केदारनाथ में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ इस दौरान कह रहे हैं। भाई हो गया होगा तुम्हारा, नहीं हुआ क्या फोटो? तुम बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो भाई। आप थोड़ा इधर आ जाओ, आप भाई आप इधर आ जाओ ना। तो उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में सैलानी रावत की जीत के बाद मुख्यमंत्री धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जीत का जश्न पार्टी कार्यकर्ता साफ तौर पर मनाते नजर आ रहे हैं। तो केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है और इस जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जीत का जश्न कार्यकर्ता साफ तौर पर मनाते नजर आ रहे हैं। जीत के बाद मुख्यमंत्री धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें केदारनाथ सीट जो है वो काफी अहम सीट मानी जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य रूप से इस सीट पर लड़ाई थी और दोनों ही पार्टियों ने जीत तोड़ इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए मेहनत की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और इस जीत का जश्न साफ तौर पर उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रोड शो करते नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता और जनता उनके साथ मौजूद है। तो उपचुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। तो केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। तो आपको बता दें आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है और मनोज रावत जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको हार का सामना करना पड़ा है। अब जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री इस दौरान रोड शो करते नजर आ रहे हैं। तो केदारनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की और इस जीत का जश्न साफ तौर पर कार्यकर्ता मनाते नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। केदारनाथ सीट पर जीत के बाद मुख्यमंत्री का यह रोड शो, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए हैं। तो आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थी, उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है और कांग्रेस प्रत्याशी को बड़े अंतर से उन्होंने हराया है और इस जीत का जश्न साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मनाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस इस रोड शो में शामिल हुआ है। तो उत्तर प्रदेश
के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो एकमात्र केदारनाथ सीट पर यहां उपचुनाव हो रहे थे और इस चुनाव के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ की जो सीट थी उस सीट को बड़े अंतर से जीता है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल ने इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को उन्होंने शिकस्त दी है। तो ये रोड शो की सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। तो 5000 से ज्यादा वोटों से आशा नोटियाल जीती हैं। जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस इस रोड शो में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री ने जनता का आभार व्यक्त किया है। तो काफी अहम ये केदारनाथ सीट मानी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की सीट बनी हुई थी केदारनाथ सीट। वहीं कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ इस सीट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आशा नोटियाल को ये जीत दर्ज हुई है। 5000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को शिकस्त दी है। तो जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता का आभार व्यक्त करने के लिए सड़कों पर निकले और रोड शो करते हुए जनता का आभार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। तो 5000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को शिकस्त मिली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। केदारनाथ की जो सीट है काफी अहम सीट मानी जा रही थी। इस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। वहीं कांग्रेस भी पूरी मुस्तैदी से इस सीट पर चुनाव लड़ रही थी और जीत का दावा भी कर रही थी, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल को जीत दर्ज हुई है। 5000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को उन्होंने कड़ी शिकस्त दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस जीत के बाद रोड शो करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करने के लिए रोड शो किया है और इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता भी इस रोड शो में शामिल हुई है। ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं और पहली तस्वीर में आप लखनऊ से सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मिली जीत का जश्न मनाने की तैयारी में है। तो फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद जय जनादेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां देहरादून की सड़कों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनमानस इस रोड शो में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने रोड शो निकाला है और इस जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं अब वो मनाते नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देहरादून से ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री इस रोड शो में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उपचुनाव में केदारनाथ सीट पर मिली बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उत्साहित नजर आ रहे हैं और जीत का जश्न साफ तौर पर मनाते नजर आ रहे हैं। देहरादून की सड़कों पर मुख्यमंत्री रोड शो करते नजर आ रहे हैं और केदारनाथ में मिली जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साफ तौर पर मनाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करते हुए रोड शो में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उत्तराखंड की एकमात्र सीट केदारनाथ जो काफी अहम सीट मानी जा रही थी और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस का कड़ा मुकाबला था और इस कड़े मुकाबले में 5000 से 5000 वोटों की जीत आशा नोटियाल जो बीजेपी प्रत्याशी थी उन्होंने 5000 के अंतर से इस सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को शिकस्त मिली। और इस बीच सीधा आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार मौजूद हैं।
ये रामदास अठावले तो तीनों पार्टियों के ये प्रमुख नेता साफ तौर पर मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ ही रामदास अठावले और अन्य तमाम वरिष्ठ नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, देवेंद्रजी, प्रफुल्लभाई रामदास आठवले साहेब, पियुष गोयल साहेब, चंद्रशेखर बावनकुळेजी, नीलमताई गोरे, सर्व महायुतीचे सन्माननीय उपस्थित असणारे मान्यवर नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पत्रकार मित्रांनो, आपण आज सकाळी काउंटिंग सुरू होईपर्यंत प्रत्येक जण आपापले परीनं अंदाज व्यक्त करत होते। काल तर मी स्वतः वेगवेगळ्या चॅनलला बघत होतो, म्हणजे आम्ही तिघं कशातच नसल्यातच जमा होतो, बाकीच्यांच्या गाड्या फिरवणं, ड्रायव्हिंग करणं, इकडं जाणं तिकडं जाणं, इतकं काही सुरू होतं की आम्ही पहिल्यांदा 250च्या पुढे जाऊ आम्हाला वाटत होतं। कालचं सगळं बघितल्यानंतर आम्हाला वाटायला लागलं की आपण कुठेतरी खाली जातोय का काय, परंतु महाराष्ट्रातल्या जनतेने विकासाकडे बघून महायुतीला प्रचंड अशा प्रकारचं जे यश प्राप्त करून दिलंय त्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं व्यक्तिशः माझ्या वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो। सगळेच कार्यकर्ते राबले, उमेदवार राबले, सगळे सहकारी घटक पक्षाचे, मित्र पक्षांचे सगळे आमचे सहकारी त्याच्यामध्ये स्वतःला झोकून दिलं आणि सगळ्यांनी ही निवडणूक आपली स्वतःची निवडणूक आहे असं समजून त्या ठिकाणी कामाला लागले। आमच्या ज्या योजना होत्या योजनांच्या बद्दल बरेच थोडीशी चेष्टा मस्करी करण्यात आली, आम्हाला त्याच्यामध्ये दोष देण्यात आला, आमची थोडस टीका टिप्पणी करण्यात आली की राज्य कंगाल केलं, अमुक झालं तमुक झालं, परंतु नंतर त्यांचे जाहीरनामे बाहेर आल्यानंतर आम्हाला ते दिसलं की काय चाललेलं आहे, कसं चाललेलं आहे, कुठलाही शोध न ठेवता अशा प्रकारचे जाहीरनामे बाहेर आले आणि आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी पाहिलं। आम्ही मुळात काय केलं, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आम्हाला मोठं अपयश आलं, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला तिघांनाही वाटलं नव्हतं की बाबा अशा प्रकारचं आपल्याला अपयश मिळेल, परंतु ते मिळालं, आम्ही ते मान्य केलं, त्याच्यातून आम्ही पुन्हा सावरण्याचा प्रयत्न केला। अर्थसंकल्प सादर करत असताना आम्ही सरकारमध्ये तिघांनी मिळून काही योजना जाहीर केल्या, त्या योजना इतक्या पॉप्युलर झाल्या, त्याच्यामध्ये लाडकी बहिणा म्हणजे गेम चेंजरच ती योजना झाली। अंडर करंट असा का बहिणींनी दाखवला की सगळे उताने पडले, सगळे आडवे झाले। एक माझं स्वतःचं स्पष्ट मत आहे, प्रत्येकाची वेगवेगळी मतं असू शकतात आणि उलट आमच्यावर आता जबाबदारी वाढलेली, कारण एवढ्या प्रचंड बहुमताने, म्हणजे मी तर जसा राजकारणात आलोय तसं 222 आणि 225 महायुतीला किंवा कुठल्याही आघाडीला महाराष्ट्रामध्ये तरी कधी असं यश मिळालेलं माझ्या तरी पाण्यात नाही, माझ्या तरी ऐकवत नाही। कदाचित पूर्वीचा काळ वेगळा काँग्रेसचा असेल त्यावेळेस कधी झालं असलं तर माहिती नाही, परंतु बाकीचे विरोधक नगण्य होते त्यावेळेसची गोष्ट, परंतु अलीकडच्या काळामध्ये जसं आम्हाला समजतंय तसं तर एवढं प्रचंड यश हे पहिल्यांदाच मिळालेलं यशाने आम्ही हुरळून पण जाणार नाही आणि आम्ही अतिशय जमिनीवर पाय ठेवून आता म्हणजे जसे जसे ते आकडे आम्हाला दिसत होते तसे 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 फायनान्शियल गोष्टी माझ्या डोळ्यासमोर येत होत्या,
मी देवेंद्रजींना पण फोन केला तेव्हा म्हटलं देवेंद्रजी खूप काही काम करावं लागेल. एकनाथरावजींना पण तसं सांगितलं की फार आर्थिक शिस्त आपल्याला त्याच्यामध्ये आणावी लागेल आणि आम्ही आणू. त्याच्यात आम्हाला हे नवीन नाहीये. आम्ही सगळे अनुभवी माणसं, आम्हाला त्याच्यामध्ये कुठली काही अडचण नाही. आणि शिवाय आमच्या पाठीशी केंद्र सरकार आहे, तो आम्हाला खूप मोठा एक आधार आहे. एक आमच्या पाठीशी एक मोठा भक्कम अशा प्रकारचा भरोसा आहे. आणि त्याच्यामुळं या सगळ्या ज्या काही गोष्टी झालेल्या आहेत, आता विरोधक टीका करतात की बाबा बॅलेट पेपरनी घ्यायला पाहिजे होतं. मग बॅलेट पेपरने लोकसभेला पण घ्यायला पाहिजे होतं. लोकसभेचा निकाल लागला की तो बरोबर, आणि इथला निकाल लागला की मग बॅलेट पेपर यायला पाहिजे. मग मशीन काय ईव्हीएम बरोबर नाही असं नाही चालत. आता झारखंड पण आमच्या हातनं गेलंच ना. आम्ही कुठं काय म्हणतो, ठीक आहे, त्या जनतेने कौल दिलेला आहे. तशा पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याचदा आपले जे 6 रिजन आहेत ना, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, अशा सगळ्या वेगवेगळ्या रिजन मध्ये, नाशिक, सगळीकडेच तुम्ही बघितलं तर सगळीकडे महायुती जोरात चालली. असं कुठं नाही की मागच्या वेळेस कसं झालं, आम्हाला झटका दिला तो मराठवाड्याने दिला. आमची एकच जागा त्यावेळेस भुमरे साहेबांची आली संभाजीनगर सिटीतली. बाकीकडे सगळीकडे आम्हाला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं. आणि तसं यावेळेस झालं नाही. तुम्ही जर अंदाज घेतला तर सगळीकडेच चांगल्या प्रकारे महायुतीला यश मिळालं. काही जागा गेल्या त्या फार थोड्या मतांनी त्या बाबतीमध्ये गेलेल्या आहेत, असंही चित्र. आणि मीडियावर मला एक, तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक पण आहे, प्रिंट पण मीडिया आहे, मला एक कळत नाही, तुम्ही खऱ्या बातम्या देत चालला. जे खऱ्या देत नाही त्यांना मला म्हणायचं तुम्ही बाकी सगळे खऱ्या बातम्या देतात, त्याच्याबद्दल दुमत नाही. पण मी टीव्ही चालू केलं आणि अजित पवार पोस्टल बॅलेट मध्येच माग. मी विचारतोय तिथं फोन करून, ते म्हणले नाही दादा आपण पुढे. आता माझं लीड 1,02,000 मताधिक्य मी मिळवलं आणि खुशाल तुम्ही दाखवताय अजित पवार माग, अजित पवार माग. मग काही जण म्हणलं का रे असे दाखवतायत, टीआरपी त्याच्याशिवाय वाढत नाही. अरे तुमच्या टीआरपीला आम्हाला का मातीत घालताय, आमची का बदनामी करताय. त्याच्यामध्ये मी नंतर पुन्हा अधिकाऱ्यांच्याकडनं माहिती घेतली की नक्की पोस्टल बॅलेट किती झाले. पोस्टल बॅलेट मध्ये पण आम्ही पुढे होतो आणि रेग्युलर मतदानामध्ये पण पुढे होतो. सांगायचं तात्पर्य की बाबा तुमच्यावर सगळ्या चॅनलवर जनतेचा एवढा विश्वास आहे. महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हम सबके बीच में पधारे हैं. मैं आप सबकी तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं. मैं अपने आज इस अवसर पर माननीय पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का और अपने प्रदेश के पदाधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक गणों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं. मैं आज इस विजयोत्सव अवसर पर मैं आग्रह करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने एक बड़ी जीत हासिल किया है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और पटका दे करके स्वागत अभिनंदन करेंगे. बोले भारत माता की. माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है. इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत हमारे प्रदेश के महामंत्री, पूर्व विधायक और इस चुनाव के अभियान के प्रबंधन में लगे हुए आदरणीय राम प्रताप सिंह जी से कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत अभिनंदन करें. माननीय राम प्रताप सिंह जी इस उपचुनाव का पूरा चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं. मैं आग्रह करूंगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का कि हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय संजय राय जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे. इसी क्रम में आदरणीय ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत, आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह जी स्वागत अभिनंदन करेंगे. माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन जी का स्वागत आदरणीय शंकर गिरी जी, जो हमारे चुनाव प्रबंधन में साकी भूमिका में लगे थे, वो स्वागत अभिनंदन करेंगे. माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत आदरणीय शिवभूषण सिंह जी. और हम आग्रह करेंगे अपने चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे आदरणीय राम प्रताप जी से कि हमारे बीच में शिवभूषण जी जेपीएस जी का और आदरणीय महेंद्र सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे. शिवभूषण जी, माननीय महेंद्र सिंह जी का. मित्रों, आज उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में बहुत ऐतिहासिक जीत मिली है और इस जीत के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं.
मंचस्थ माननीय प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सभी को मिष्ठान खिला करके एक दूसरे को आज खुशियों का इजहार करेंगे। मैं आग्रह करूंगा। तो ये सीधी तस्वीर है लखनऊ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से आपको दिखा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद हैं। एक दूसरे का पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया गया है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।